हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एग्जांपल 21 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है। इस बार अभी तक हम जो भी फाइंड करते आ रहे थे nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कर रहे थे, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। देखो एक एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट 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 -62। ठीक है, इस बार हमें क्या फाइंड करना है, 11th टर्म। और लेकिन 11th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से, जैसे ये पहला टर्म हो गया, अगर हम पीछे से देखें तो ये फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हमें 11th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड। तो 11th टर्म, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। जैसे हम लोग ये करते थे Tn = a + n-1d, ये फॉर्मूला यूज करते थे। ये होता था nth टर्म। Tn को क्या बोलते हैं, nth टर्म। nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ये nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग का फॉर्मूला होता था। स्टार्टिंग से अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन अगर हमें एंड से फाइंड करना है तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn फ्रॉम एंड, या ऐसे लिख लो nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L - n-1d। देखो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, n-1d यहां भी है, n-1d यहां भी है, बस a प्लस था, यहां पे आ गया L माइनस। L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट टर्म को। ठीक है, तो ऐसा क्यों आ रहा है, तो ये फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, कोई कुछ भी स्पेशल नहीं है इस फॉर्मूले में। इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, कैसे बना, जैसे हम लोग Tn कैसे निकालते थे, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म होता था। ठीक है, अब अगर हमें इधर से, इस साइड से निकालना है 11th टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे L लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस आप इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लो। nth टर्म फ्रॉम एंड के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा L - n-1d, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट हमें क्या करना है, इसमें 11th टर्म निकालना है। 11th टर्म फ्रॉम एंड, तो 11th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L। तो इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या है, -62, तो L के प्लेस पे आ गया -62 माइनस n-1d। n क्या है, कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो n के प्लेस पे आ गया 11 - 1, और कॉमन डिफरेंस देखो d का वैल्यू क्या है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को, तो 7 - 10 क्या हो गया, -3। ठीक है, तो d के प्लेस पे आ जाएगा -3, तो -62, और ये -11 - 1 हो गया 10 × -3, फिर -62 - 10 × -3 ये बन गया +30, और -62 + 30 करेंगे तो ये आ जाएगा -32। ठीक है, तो अगर हम इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, इस तरीके से अगर हम इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो 11th टर्म फ्रॉम एंड क्या आएगा, -32 आएगा। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लो एक बार, nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L - n-1d। तो बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन भी नहीं है इस फॉर्मूले पे बेस्ड, तो इस फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं। ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, ये हमें बताना है। तो जो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, और 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर जो होता है वो होता है 999। ठीक है, तो टोटल 3 डिजिट के, ऑब्वियसली 3 डिजिट के सारे नंबर 100, 101, 102, ठीक है, इस तरीके से करते करते 999 तक जितने भी नंबर हैं, ये सारे नंबर तो 7 से डिविजिबल नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, केवल हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल होगा, तो ऑब्वियसली 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो एक काम करो 100 को डिवाइड कर लो 7 से, पता चल जाएगा कि पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा होगा। तो 7 1 जा 7, माइनस किए बचा 3, फिर 0, 7 4 जा 28, बच गया 2। यानी 100 पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, 7 से रिमाइंडर बच रहा है 2। इसका मतलब क्या है, 98 जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो अगर 98 में हम 7 प्लस कर दें तो आ जाएगा 105। यानी जो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। ठीक है, ये आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 15 7 जा 105, तो दिमाग में आता अगर 15 का टेबल रहता कि जो पहला 3 डिजिट का नंबर 7 से जो डिविजिबल है वो होता है 105। ठीक है,
इसमें यार कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं, ओरल मेंटली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो हो गया 105। अब इसमें 7 प्लस कर दो तो हमें अगला नंबर पता चल जाएगा, तो 105 प्लस 7 112, फिर इसमें 7 प्लस कर दो 119, फिर इसमें 7 प्लस कर दो 126। तो ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है। इन दोनों नंबर के बीच का नंबर तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आखिरी जो 999 के नज़दीक, ऑब्वियसली 999 जो है ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके आसपास वाला कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है वो पता करो। तो इसको क्या करो, 999 को 7 से डिवाइड करो, इससे आइडिया लग जाएगा। 7 1 जा 7 माइनस किए 2 बच गया, फिर 9 7 4 जा 28 माइनस 1 और ये 9 7 2 जा 14, रिमाइंडर बच गया 5। यानी जो 999 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 999 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच गया 5। तो यानी ये जो नंबर है 999, 5 छोटा रहता तब ये पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल हो जाता। इसका मतलब नियरेस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, इसमें 999 में 5 माइनस कर दो 994। यानी 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा है, 994 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से करते 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 इस सीरीज के अंदर 994 आएगा, ठीक है, 999 नहीं आएगा। तो ये हमें पता चल गया कि कौन कौन से नंबर 3 डिजिट के कौन कौन से नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो हमने सारा लिख लिया। सारा लिखना पॉसिबल नहीं है, बीच में हमने डॉट 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 लगा दिया, ठीक है। तो हमें यही कैलकुलेट करके बताना हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट कैसे, कितने नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो काउंट करना है। तो अब इस सबको काउंट करना है। तो काउंट करने का तरीका क्या है कि ये एक एपी फॉर्म हो गया। तो एपी अगर फॉर्म हो जाता है और इस एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने कि इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आखिरी टर्म का पोजीशन पता लगा लो। जो आखिरी टर्म का पोजीशन होता है वही उस सीरीज में, उस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो बस Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। Tn के प्लेस पे रख दो 994 को, और a हो गया 105 प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, 7 का है, ठीक है। तो 994 माइनस 105, ये 105 इधर आके माइनस हो गया, और n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर लो, तो 14 में से 5 गया 9, यह हो गया 8 में से 0 जाएगा 8, और 9 में से 1 गया 8, 8 8 9 इक्वल टू n माइनस 1, और ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 7 1 जा 7 बचा 1 8 7 2 जा 14 49 कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। तो ये आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, ये 1 उधर जाके प्लस हो गया, तो n इक्वल टू 128। यानी टोटल 128 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल है। अगर सब कैलकुलेशन सही हुआ तो यार चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। तो बस यही था। इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 का कितना मल्टीपल है। बात बराबर है, सेम हो गया, सेम क्वेश्चन है। ये भी इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल है। तो सबसे पहला नंबर हमें दिख रहा है 10 और 250 के बीच का, वो ऑब्वियसली 12, फिर अगला हो जाएगा 16, फिर 20 डॉट 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 डॉट। 250 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 250 248 जो नंबर है वो 4 का मल्टीपल, ये ओरली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस ये हमने लिख लिया, ये पता चल गया। तो ये जो मल्टीपल ऑफ 4 है ये सारा क्या एक एपी फॉर्म हो रहा है। इसमें भी वही हमें बताना है हाउ मेनी, कितने ऐसे नंबर है। तो इसका भी 248 का पोजीशन पता लगा लो, ठीक है। जो 248 का पोजीशन आएगा मतलब इस एपी में उतने ही टर्म है, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। Tn के प्लेस पे 248 को रख दो, ए के प्लेस पे आ गया 12 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू दिया हुआ है 4। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, ठीक है। 248 माइनस 12, ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, और 248 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 236, और ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1। 4 से कट कर लो, 4 5 जा 20, 36 9 बार में, तो 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1 इधर आके प्लस, तो एन इज इक्वल टू 60।
यानी 10 से लेके 250 के बीच में टोटल 60 ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से 4 के मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल बोलो डिविजिबल बोलो यार एक ही बात है। इसके बाद देखो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल 24 में। इसमें पूछ रहा है अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब 1000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, यानी प्रिंसिपल यहाँ पे हो गया, प्रिंसिपल हो गया 1000, रेट दिया हुआ है 8% पर एनम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द रेट एट द एंड ऑफ 1, 2, 3 ईयर्स, मतलब एक साल के बाद अगर 1000 रुपीज़ को 8% के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाएगा तो एक साल के एंड पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के एंड पे कितना मिलेगा, 3 साल के एंड पे डॉट डॉट डॉट, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक देखते हैं। और तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, रेट दिया हुआ है 8 और टाइम को एक बार टी लिख लेते हैं बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 20 कट गया, 8 इंटू 10 इंटू 8, 80 इंटू टी। ठीक है, चाहे इसको चलो स्मॉल लेटर टी लिख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया 80t। तो अब अगर हम यहाँ पे टाइम 1 पुट करेंगे 1 साल, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो ये क्या हो जाएगा 80 इंटू 1 इक्वल टू 80 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, तो 80 इंटू 2 इक्वल टू 160 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, 80 इंटू 3 इक्वल टू 240 रुपीज़ एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर जो 1000 रुपीज़ है उसको अगर हम एक साल के लिए सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ दें तो एक साल के एंड पे हमें सिर्फ 80 रुपीज़ मिलेगा। और उसी 1000 रुपीज़ को अगर 2 साल तक इन्वेस्ट करके छोड़ दिया जाए तो 2 साल के एंड पे हमें 160 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए तो 3 साल के एंड पे हमें 240 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक ये पूछ रहा था। इसके बाद इज द सीक्वेंस ऑफ टर्म एन एपी, तो ये जो आ रहा है ये सारा नंबर पूछ रहा है क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इज द सीक्वेंस ऑफ टर्म एन एपी, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, ये जो इंटरेस्ट बन रहा है सीक्वेंस ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट, सीक्वेंस ऑफ टर्म नहीं सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट है, वही थोड़ा सा मेरे को अटपटा लग रहा था क्वेश्चन पढ़ के। इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट का सीक्वेंस बन रहा है क्या एक एपी फॉर्म कर रहा है, तो यस यहाँ पे 80, 160, 240, डॉट डॉट, अगर आगे हम और कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से आते रहेगा। तो लिख देना यस। ठीक है, दिस सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर, तो 30 साल के एंड पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 30 साल के एंड पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो डायरेक्ट अगर हम इस फॉर्मूले में यहीं पे अगर टी के प्लेस पे 30 पुट करें हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि 30 साल के एंड पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं एपी, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना होगा इसके हिसाब से। देखो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है 80, 160, 240 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये जो 80 है ये क्या है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, 160 क्या है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, 240 क्या है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, और ये सारा नंबर एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो पूछ रहा है कि 30वें साल के एंड पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस एपी का 30th टर्म कैलकुलेट कर लो, जो 30th टर्म आएगा वही 30th ईयर का क्या होगा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है मैं ऐसे डायरेक्ट यहाँ भी 30 पुट करेंगे वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें एपी पढ़ना है तो एपी के हिसाब एपी को समझाने के लिए इस टाइप का एग्जाम्पल लिया गया है, लेकिन इतना सही एग्जाम्पल नहीं है ये, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से काम हो जा रहा है। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, 30th टर्म निकालना है। तो T30 इक्वल टू a के प्लेस पे 80 प्लस 30 माइनस 1, और d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे देखो, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, 80 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है ना, तो T30 इज इक्वल टू क्या हो गया 80 प्लस 30 माइनस 1,
29, चाहे इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, 30 इंटू 80, 8 3 या 24, 2400 आ गया, और -1 इंटू 80 -80, +80 -80 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2400। ठीक है, तो 30th ईयर के एंड पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2400 रुपीज़ का सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तानवी ज्वाइंड हर जॉब in a company in the year 2015 on a monthly salary of rupees 40,000 with an annual increment of rupees 2,500. In which year will she get rupees 65,000 as monthly salary? देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तानवी जॉब ज्वाइन करती है ईयर 2015 में, ठीक है, और 2015 में उसका सैलरी कितना था, मतलब स्टार्टिंग उसको 2015 में उसको सैलरी मिल रहा था 40,000 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 2,500। उसके बाद हर साल जो होगा, फर्स्ट ईयर जैसे पूरे साल भर सैलरी मिला 40,000 करके हर महीने, जो अगला साल होगा वो हर साल अगले साल जो सैलरी मिलेगा वो क्या होगा, 2,500 रुपीज़ बढ़ जाएगा। यानी 2016 में उसको कितना सैलरी मिलेगा हर मंथ, 40,000 में 2,500 ऐड कर दो, 42,500। ठीक है, सिमिलरली ईयर 2017, 2018, 2019, 2017 में कितना सैलरी मिलेगा उसको हर मंथ, इसमें और 2,500 बढ़ा दो, यानी 45,000, 45,000। फिर इसमें 2,500 बढ़ा दो, 4,72500। ठीक है, और ये हो गया 50,000। ठीक है, इस तरीके से करते करते उसका सैलरी इंक्रीज होते जा रहा है हर साल। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा साल आएगा, इन विच ईयर, कौन से साल में उसका सैलरी 65,000 रुपीज़ तक पहुंच जाएगा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो क्लियरली फर्स्ट ईयर में उसको सैलरी मिल रहा है 40,000, फिर 42,500, फिर 45,000। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हर साल जो सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये जो सैलरी बन रहा है हर एक साल का क्या हो, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, और ये एपी बढ़ते 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 कब 65,000 पे पहुंचेगा, बस हमें ये बताना है। ठीक है, तो TN इक्वल टू A प्लस N-1D। TN दिया हुआ है 65,000, इसका पोजीशन नंबर पता लगा लो। पहले पोजीशन पे क्या है 40,000, फिर फर्स्ट टर्म एपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 40,000, सेकेंड टर्म 42,500, फिर 45,000, तो फर्स्ट टर्म हो गया, ए के प्लेस पे आ गया 40,000 प्लस N-1, और डी कॉमन डिफरेंस कितने का है 2,500 का। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो 2,500 आ जाएगा, और TN क्या है 65,000। ठीक है, बस सॉल्व कर लो अब इसको, तो ये 40,000 इधर आके माइनस हुआ, 65,000 माइनस 40,000, तो ये हो गया 25,000 इक्वल टू N-1 इंटू 2,500। ये 2,500 इधर आके डिवाइड होगा, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 2,500 इक्वल टू N-1। ठीक है, तो ये कट गया 0 0, 25 से कटेगा 10 बार में, तो N-1 इज इक्वल टू 10, तो N का वैल्यू 1 इधर आके प्लस हो गया, N का वैल्यू आ गया 11, यानी 11th ईयर में, जिससे फर्स्ट ईयर क्या था उसके लिए 2015, तो इस तरीके से उसको 11th ईयर का जो सैलरी होगा वो 11th ईयर से उसको 65,000 रुपीज़ मिलना स्टार्ट होगा। तो अब 11th ईयर कौन सा होगा वो चेक कर लो, जैसे 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, ये क्या हो गया फर्स्ट ईयर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 2023 हो गया, उसके बाद 2024, 2025, 2026, यहाँ तक 2023 जो था वो क्या हो गया 9th ईयर, फिर ये 10th, ये 11th, तो 11th ईयर कौन सा हो रहा है 2025। तो जो 11th ईयर से उसको जो सैलरी मिलना स्टार्ट होगा वो 11th ईयर में मतलब उसको 65,000 रुपीज़ करके मिलेगा। तो 11th ईयर कौन सा हो रहा है 2025। तो यही बताना है, इन विच ईयर विल शी गेट रुपीज 65,000 एज मंथली सैलरी, कौन से साल में, तो ईयर 2025। ठीक है, बस तो यही बताना था हमें। तो यहाँ तक आ गया n इक्वल टू 11, ये हमने अपना रफ वर्क करके देख लिया। तो
ठीक है ना। तो 2015 हो गया पहला साल, तो 11वां साल क्या होगा, 2015 हो गया। या तो आप फिंगर पे काउंट कर लो या इस तरीके से रफ करके काउंट कर लो, क्योंकि इसमें गड़बड़ क्या होगा ना, बहुत लोग सीधे क्या करेंगे 2015 में 11 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 2026 और वो बोलेंगे 2026 इस ईयर में सैलरी होगा 65,000, तो गलत हो गया। अभी हमने मैनुअली कैलकुलेट करके देखा क्या आया था 2025। तो इसमें अगर आप 11 प्लस कर रहे हो तो मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है ना, कि एक साल आपने ज़्यादा काउंट कर लिया, क्योंकि 2015 भी तो काउंट होगा ना, उसके बाद आपने 11 काउंट कर लिया ना, 2015 भी तो एक काउंट हो रहा है ना। तो इसलिए आप रफ वर्क करो, मैनुअल करो, जैसे करके देखना है। आप ये आंसर आ रहा है ईयर 2025 ईयर, ठीक है 2025, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जांपल 26, इन अ न्यू ईयर रीनू सेव्ड ₹50 इन द फर्स्ट वीक and then increased her weekly savings by ₹17.50. If in the nth week her weekly saving becomes ₹207.50, find the value of n. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रीनू क्या करती है, इन न्यू ईयर रीनू सेव्ड ₹50 इन द फर्स्ट वीक, ठीक है कोई भी एक साल ले लो, उस साल के फर्स्ट वीक में वो क्या करती है, फर्स्ट वीक में ₹50 सेव करती है और उसके बाद हर वीक वो अपने सेविंग को कितना इंक्रीज करती है, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹17.50। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वीक में सेविंग कितना था ₹50, सेकेंड वीक का सेविंग क्या होगा, इसमें 17.50 बढ़ा दो तो 67.50, फिर उसके अगले वीक का सेविंग क्या होगा, इसमें और 17.50 बढ़ा दो तो ₹85, फिर इस अगले वीक का सेविंग इसमें और 17 प्लस कर दो 17.50, ये आ जाएगा 102.50, ठीक है। इस तरीके से करते 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 उसका वीकली सेविंग था। उसके बाद क्या दिया हुआ, इफ इन द nth वीक, किसी ना किसी वीक में हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹207.5, 207.5, ठीक है कोई ऐसा वीक होगा, अब उसका उस वीक में सेविंग इतना हो रहा है, ठीक है। आगे और बढ़ते जाएंगे तो सेविंग और इंक्रीज होते चला जाएगा, ठीक है। ये किसी दिया हुआ है, किसी nth वीक में उसका सेविंग यहां तक पहुंच गया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो बताना है कि कौन से वीक में उसका सेविंग जो है वो ₹207.5 हो रहा होगा, ठीक है। जैसे थर्ड वीक का सेविंग क्या है ₹85, फोर्थ वीक में सेविंग कितना हो रहा है 102.50। अच्छा एक कंफ्यूजन मत रखना, फर्स्ट वीक का सेविंग है ₹50 और सेकेंड वीक का सेविंग है 67.50, तो सेकेंड वीक का सेविंग मतलब 2 वीक का मिला के सेविंग नहीं है, फर्स्ट वीक में तो इतना सेविंग हुआ, सेकेंड वीक में इतना सेविंग, 2 वीक का मिला देंगे तो मतलब दोनों को सम करना होगा हमें, ठीक है। वो अभी इसके थर्ड वाले एक्सरसाइज में आएगा। सिर्फ अकेले थर्ड वीक का सेविंग है ₹85, ठीक है। तो उसी तरीके से आगे चल के किसी सिंगल वीक में सेविंग हो रहा है ₹207.5 का, ये बताना है कि कौन से वीक में हो रहा होगा। तो ये क्लियरली दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी, तो हमें इसका नंबर ऑफ टर्म पता लगा लो कि टोटल इसका पोजीशन पता लगा लो, पता चल जाएगा n। तो Tn इक्वल टू a प्लस n-1d, Tn के प्लेस पे इसको रख दो 207.5, ए के प्लेस पे आ गया 50 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 17.50 का, देखो 17.50 इंक्रीज होते चला जा रहा है 17.50, ठीक है। सॉल्व करो, 50 इधर आके माइनस हो जाएगा, 207.5 माइनस 50 इज इक्वल टू 0.5 लिख लो सिर्फ इसको, n-1 इंटू 17.5, तो 207 में से 50 माइनस हो जाएगा तो ये बच गया 157.5 इक्वल टू n-1 इंटू 17.5, ये नंबर इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो 157.5 डिवाइडेड बाई 17.5 इज इक्वल टू n-1, पॉइंट हटा लो यार, ऊपर भी एक डिजिट के बाद एक डिजिट के पहले पॉइंट है यहाँ भी, तो ये हो गया 1, चाहे ऐसे देखो ना 17 की टेबल में 17 9 जा क्या होता है 153, तो यहाँ पे सिर्फ अगर 17 रहता है यहाँ पे 153 तो 9 बार में कट जाता, तो 17 से थोड़ा ज़्यादा है, ये 153 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उसे हिंट मिल रहा है 9 बार में कट जाएगा, तो या वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, 1575 बाई 175 कर लिए, डेसिमल हटा लिए n-1, ठीक है।
अब क्या करो, कट कर लो इसको 5 से, 5 3 जा 15, बचा 25, तो फिर 5 से चला जाएगा, और 5 3 जा 15, 1 जा 25 5 बार में, तो ये आ गया n-1 इज इक्वल टू 315 315/35। फिर कट करेंगे अगर हम 5 से 7 बार में, और 5 6 जा 30, बचा 153 बार में, और 7 से कट गया ये 9 बार में, तो n-1 इज इक्वल टू 9, तो n का वैल्यू हो गया 10। तो उसका जो सेविंग है वो 207 रुपीज़ 0.50 तक कब पहुंचेगा, तो 10th वीक में, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 10th वीक। बस यही बताना था इसमें, हर वीकली सेविंग बिकम फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से यार इस एक्सरसाइज में मतलब जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर लिए, तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया वो आप लोग खुद से ट्राई करना, खुद से बनाना, और एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, टोटल सारे क्वेश्चन बना लेना। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम लोग ये कि हाउ टू एज्यूम 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म इन AP, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।